हाँ जी, नमस्कार दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में नज़दीक है और अब बच्चों के पास ले दे के यही कुछ बचा है कि आप लोग बोर्ड के मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट पर आधारित है इनको अच्छे ढंग से एक बार क्लियर कर ले, इनका रिवीजन कर ले ताकि आप लोग की परसेंटेज, आप लोग के नंबरों में इंक्रीजमेंट हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये संजीव जो डैश वर्क है। बच्चों की बहुत मांग थी कि सर संजीव जो मॉडल पेपर है इसका रिवीजन आप लोग करवा दें, इसका सॉल्यूशन आप लोग करवा दें। तो संजीव का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट जो था इसका तो सॉल्यूशन इसके अंदर गिवन है। तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन हम लोग आज करने वाले मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन और अच्छे से समझे, थोड़ा सा फास्ट हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं ताकि आप लोग इस क्लास को, और जब भी बेटा आप लोग बार बार इस क्लास का रिवीजन आप लोग करें क्योंकि ये ब्लूप्रिंट पर आधारित होते हैं। सबसे पहले आप लोग को बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आप लोग को ये पता लग जाएगी कौन सी प्रश्नावली में से कौन सा क्वेश्चन उठने वाला है, कौन सी में से वस्तुनिष्ठ छोटा क्वेश्चन उठने वाला है, कौन सी में से ऑप्शनल वाले क्वेश्चन उठने वाले हैं और कौन सी प्रश्नावली में से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैथ में 100 नंबर आसानी से लाया जा सकता है। हम लोगों का मॉडल पेपर 2 का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आप लोग का मॉडल पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल आप लोग को दिया गया है। बेटा 180 नहीं 1080 दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है। मैंने मान लिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या है और दो संख्या मान ली, इनका गुणनफल आप लोग को 1080 आप लोग को गिवन है। और साथ में क्या कह रहा है, इसका HCF मतलब इसका मैथ है दे रखा है। HCF आप लोग को गिवन है, वो आप लोग को गिवन है 30 और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले तो एक फॉर्मूले को, जो इन हर साल बोर्ड एग्जाम इसी पैटर्न पे आधारित पूछता है ये सवाल, आप लोग फॉर्मूला याद रखें बेटा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू का HCF होता है। अब आप लोग को HCF गिवन है, आप लोग को एलसीएम निकालना है, इसका आप लोग पक्षांतरण कर दोगे तो एलसीएम का जो फॉर्मूला आ जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या आ जाएगा, HCF आ जाने वाला है। कुछ नहीं है, रख दीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का आप लोग गुणनफल रख दीजिए और नीचे आप लोग 30 आप लोग यहाँ से देखोगे, उसके बाद में 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, एक बच जाएगा और 3 6 18 आप लोग का 36 आ जाएगा। एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 36। आप लोग का जो भी ऑप्शन हो आप लोग राइट कर लेना, 36 आप वाला आप लोग का ऑप्शन है वो राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है कि भाई एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है तो त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। जितने आप लोग का घात वाला बहुपद है, घात क्या होती है तो हम लोग जानते हैं कि बेटा x के जो जितने भी पद होते हैं, x के ऊपर जितनी घातें होती है उतनी ही घात का वो बहुपद होता है। तो यहाँ से सिंपल आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है और आप लोगों ने अगर साल भर मेहनत की है तो आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले का आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो 3 वाला आप लोग का जो क्वेश्चन जा रहा है वो जा रहा है कि बेटा 5, -2 और ये कह रहा है कि x अक्ष से दूरी बताओ, इसकी x अक्ष से दूरी बताओ। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। x अक्ष से दूरी कैसे निकालोगे, आप लोगों ने बना लिया, ये y अक्ष बना लिया और ये x अक्ष बना लिया। प्लस का x अक्ष है, ये माइनस का x अक्ष है, ये प्लस का y अक्ष है और ये माइनस का y अक्ष है। अब आप लोग देखोगे x अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष से दूरी या तो ये होगी और या ये दूरी होगी। तो हम लोग देखेंगे x अक्ष से दूरी, यहाँ पे हम लोग 1 और 2 लिख देते हैं, यहाँ पे -1 एंड -2 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक यही तो है x अक्ष से दूरी, मतलब x अक्ष से दूरी होगी मतलब 2 इकाई। ये आप लोगों की 2 इकाई जो होगी ये x अक्ष से दूरी हो जाएगी, 2 इकाई। चलो भाई, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना x की वैल्यू 5 दे रखी है और y की वैल्यू -2 दे रखी है। तो हम लोग y अक्ष से गिनने वाले हैं, x अक्ष की दूरी, x अक्ष से दूरी गिनने वाले हैं। तो x अक्ष से दूरी हम लोगों ने गिनी, ये आप लोग का x अक्ष है और इससे दूरी आप लोग यानी y की वैल्यू देखोगे या तो ये
और या कोई और वैल्यू दे रखी हो तो वो वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आप लोग की दूरी आ जाएगी 2 इकाई आप लोग की दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो हो जाने वाला है वो आप लोग को समीकरण गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फटाफट हम लोग देख लें ताकि हम लोग का मॉडल पेपर कोशिश करेगी पूरा हो जाए एक में। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को है कि भाई y माइनस का 3/7 दे रखा है और माइनस का x/2 दे रखा है, बराबर का 1 है। यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि x की वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, x का मान निकालो, तो y की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो आप लोग देखोगे 10 माइनस का 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी या माइनस x/2 आ जाएगा, इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग का 7/7 बच जाएगा, माइनस x/2 बच जाएगा, इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस का x/2 आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 मानोगे, इजिकल टू 1 लोगे, लघुत्तम आ जाएगा आप लोग का 2, तो 2 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा x और बराबर का आप लोग का आ जाएगा 1। आप लोग क्रॉस मल्टीपल करके देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 2 माइनस का x और बराबर 2 आ जाएगा, और माइनस x की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा आप लोग का 2, इसका पक्षांतरण करोगे -2, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बराबर 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सीधा सा कहेंगे x की वैल्यू का x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आप लोग का अगला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कह रहा है द्विघात बहुपद दे रखा है बेटा, व्यापक दे रखा है, ये दे रखा है आप लोग को px स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है, px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r है और इजिकल टू 0 है। यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये क्या कह रहा है, मूल समान है या मूल समान होंगे, कौन सी कंडीशन में होंगे। तो आप लोग जानते हो कि भाई जैसे ये फॉर्मूला अगर आप लोग का ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इजिकल टू 0, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो विपरीत कर्ण का d बराबर का b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उसके मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक तो होते ही होते हैं, साथ में क्या होते हैं, समान होते हैं, वास्तविक में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप लोग को इस b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह b की जगह आप लोग को q दे रखा है, तो आप लोग q स्क्वायर माइनस का 4 और a की वैल्यू आप लोग को p दे रखी है और c की वैल्यू आप लोग को r दे रखी है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला चेक करें, ये वाला फॉर्मूला आप लोग का कौन सा होगा, तो q स्क्वायर बराबर का 4p r, ये वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 6 जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, ये 6 नंबर का आता है कि ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है, एपी आप लोग को गिवन है, एपी दे रखी है 4, 10, 16 और 22 दे रखी है, और साथ में क्या कह रहा है कि इसका पहले तो प्रथम पद निकालो, मतलब a1 का मान निकालो और साथ में d का मान निकालो। बिल्कुल आसान वाला मामला है, इसका पहला पद ही a1 का मान होता है, तो a1 बराबर का तो 4 आ गया, और d की वैल्यू निकालोगे तो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी अगले पद में से पिछले वाला पद हम लोग लेस कर लेते हैं। a2 में से a1 कर लो, चाहे a3 में से a2 कर लो, चाहे a4 में से a3 कर लो। तो हम लोग देखते हैं a2 माइनस का a1, a2 की वैल्यू a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखते हैं 10 माइनस का 4 बराबर का प्लस का 6 आ जाएगा। जो भी ऑप्शन हो जिसमें आप लोग को 4 और प्लस का 6 दे रखा हो वो ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को गिवन है कि tan 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और साथ में आप लोग से कह रहा है कोट 45 डिग्री है का मान क्या होगा, इसकी आप लोग की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग tan 45 डिग्री डालोगे, और आप लोग जानते हो कि अगला आप लोग कोट 45 डिग्री, कोट को आप लोग चेंज कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, नहीं तो इनकी वैल्यू आप लोग आराम से रख सकते हो कि इसकी वैल्यू आप लोग tan 45 की वैल्यू देखते हो, 1 इसकी वैल्यू आती है, 1 इसकी वैल्यू आती है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाने वाला है। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो हाँ ब ऑप्शन नंबर आप लोग को गिवन है, ऑप्शन नंबर ब गिवन है। और आप आगे आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इनको अच्छे से समझना है, बार बार आप लोग इस क्लास का रिवीजन करके या इसको पुनः रिवाइज में मार के आप लोग फटाफट चलाएं। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त के बाहर
बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं क्या है। क्वेश्चन 5 ये आप लोग का 8 है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है आप लोग का, मैंने मान लिया बेटा ये सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर स्थित कोई बिंदु है तो इससे मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 ही खींची जा सकती है। मैक्सिमम आप लोग की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर भी होगा आप लोग का 2 स्पर्श रेखाएं। आप लोग किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं डाल सकते हो। अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का 9 वाला है। 9 ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है, ये 9 है, मतलब वृत्त की त्रिज्या आप लोग को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 हो जाएगा, आर का मान 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 154, ठीक है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर आप लोग जो है इसका आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से कह रहा है कि एक बेलनाकार बोतल का व्यास दे रखा है, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो रेंज कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कह रहा है ऊंचाई, मतलब हाइट आप लोग को दे रखी है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये कह रहा है ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, आर की वैल्यू आप लोग रखोगे 5 × 5 एच की वैल्यू आप लोग 14 रखोगे। इससे डिवाइड करोगे तो आप लोग का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 25, ये 50 आ जाएगा, मतलब 22 × 50 आप लोग करोगे, 22 × 110, ठीक है, यानी लगभग 1100। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 1100 घन सेमी, क्योंकि आयतन पूछ रहा है, मतलब सेंटीमीटर आप लोग का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गिवन है ब ऑप्शन नंबर गिवन है 10 के अंदर, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 11 की एक माध्य का सूत्र नहीं है, इसमें से कौन सा माध्य का सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग माध्य के फॉर्मूले देखते हैं। अगर हम लोग सिंपल माध्य निकालते हैं तो x बराबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन का सिग्मा एफ आई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन का, साथ में हम लोग एन भी लिख सकते हैं। दूसरा, यदि आप लोग बेटा कल्पित माध्य का आप लोग फॉर्मूला देखना चाहते हो तो ये होता है आप लोग का ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन का सिग्मा एफ आई होता है। और साथ में अगली चलती है आप लोग की पग विचलन विधि। अब यहाँ पे पग विचलन विधि के बारे में बात करते हैं तो ये होती है ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन का सिग्मा एफ आई, ये होता है आप लोग का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैंने माध्य के सारे फॉर्मूले आप लोग को लिख दिए कि बेटा आप लोग का पहला ऑप्शन है कि सिग्मा एक्स अपॉन का एन क्या माध्य का फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड नंबर का ब नंबर का आप लोग को ऑप्शन है सिग्मा एक्स प्लस ए प्लस एच अपॉन का एन, ये नहीं लगता है, ये नहीं है। चलो अगला ये आप लोगों से ऑप्शन नंबर 6 आप लोगों से कह रहा है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन का क्या कह रहा है एन, हो सकता है बिल्कुल। दे वाला ऑप्शन क्या कह रहा है सिग्मा एफ डी अपॉन का एन, ये भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ब आप लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, तो बेटा किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है 1 होती है, घटित ना होने की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसमें भी आप लोग को ऑप्शन नंबर ब जो दे रखा है -1.5, ये वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। साथ में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के किससे होता है, तो गुणन से होता है। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से इसका संबंध होता है आधारभूत समानुपातन थ्योरम का। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, जैसे हम लोग कोई त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, अगर सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ई के किसी के मान लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे डी ई एफ के मान लेते हैं, तो बेटा दोनों त्रिभुजों का आकार समान होगा। आकार और आमाप
ठीक है, माप दोनों समान होगी, तो आप लोग कह सकते हो इसके अंदर समान होगी। साथ में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि भाई साइन थीटा बराबर का कोस थीटा कौन सी कंडीशन में आता है, तो एक ही कंडीशन में आता है, थीटा बराबर 45 डिग्री अगर हो, टेन हो, कोट हो, ये भी 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है अर्धवृत्त पे बना कोण। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई 7 4 6 3 8 5 9 इसका माध्य पूछ रहा है, तो बेटा सबको ऐड कर दो, और कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 7 का भाग लगा दो, सबको आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करने के बाद में आप लोग निकालते हो तो इसका माध्य कितना आ जाए, तो ये माध्य 6 आ जाएगा। आप लोग वैसे भी देख लो, ठीक है, यहाँ से देख लो आप लोग 7 और 3 10 और 1 11 और 11 6 17 20 28 8 5 13, ठीक है, 28 33 और यहाँ पे हम लोग 9 जोड़ते हैं तो 9 33 9 10 11 12, तो ये आप लोग का आ जाएगा 42 और यहाँ पे 7 7 6 42 6 इसका माध्य आ जाएगा, 42 इसका योग आ जाएगा, तो इसका 6 जो है वो माध्य आ जाएगा। यहाँ से हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये कह रहा है कि भाई प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है किसी घटना के, मतलब अगर घटना संभव है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, और घटना असंभव यदि है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। मतलब प्रायिकता का ग्राफ 0 से तो बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं 1 से छोटा है 1 के बराबर होता है, तो बड़ी प्रायिकता ये होती है, ये तो आप लोग का बड़ा मान होता है और ये वाला मान आप लोग का जो है वो छोटा मान होता है, स्मॉल मान होता है। तो ये आप लोग देखोगे अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान आप लोग का 0 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से ये कह रहा है कि भाई आप लोग A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित्व कब होगी, समांतर कब होगी, और साथ में ये पूछ रहा है आप लोगों से संपाती कब होगी। तो आप लोग पहली कंडीशन इसमें देखते हैं बेटा यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो यहाँ पे रेखाएं जो होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। साथ में ये अगर कंडीशन आ जाए A1/A2 बराबर का B1/B2 और बराबर का C1/C2, तो यहाँ पे रेखाएं जो होती है आप लोग की संपाती रेखाएं होती है। और नेक्स्ट अगर बात करें A1/A2 और यहाँ पे बराबर आ जाए B1/B2 और साथ में आ जाए नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे रेखाएं जो होगी वो समांतर आप लोग की रेखाएं प्राप्त होगी। मतलब ये रेखा ऐसे प्राप्त होगी, ये संपाती एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं प्राप्त होगी और ये रेखाओं में आप लोग को कट प्राप्त होगा, कोई प्रतिच्छेदित बिंदु प्राप्त होगा। तो ये आप लोग का हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आप लोग को पहला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 2 करने वाले हैं, सेकंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को, द्विघात समीकरण आप लोग को दे रखा है बहुपद। तो यहाँ पे 3x² माइनस का 8x माइनस का 16 इजिकल टू 0 है। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो मूलों की प्रकृति हम लोग किससे निकालते हैं, d बराबर का b² माइनस का 4ac से निकालते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है a, ये किसकी वैल्यू होती है b, और ये अचर पद c की वैल्यू होती है। तो d बराबर b का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो b आप लोग का -8 है, 8 का स्क्वायर करते हैं, माइनस का 4, a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे c की वैल्यू माइनस का 16 है। तो ये आ जाएगा आप लोग का 64 माइनस यहाँ पे देखते हैं तो ये आप लोग का 4 आ जाएगा। लेकिन अंदर मल्टीपल करते हैं हम लोग, इन सबको हम तीनों को मल्टीपल कर लेते हैं। ये लो हम लोग देखते हैं 48 48 और इंटू का हम लोग 4 करने वाले हैं। 32 कैरी आप लोग का 3 है, 16 19 192, तो -192 आ जाएगा। और यहाँ पे 64 प्लस का 192 आप लोग का ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 6 और 9 से 15 आ जाएगा, 256 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ी वाली वैल्यू है। यहाँ पे आप लोग का 256 आ जाने वाला है, 0 से बड़ी वाली वैल्यू है। कंडीशन सुनो कि कौन कौन से में मूल वास्तविक होंगे और कौन कौन से में काल्पनिक होंगे, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग b² माइनस का 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आप लोग कहोगे कि मूल वास्तविक है।
मूल वास्तविक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का बराबर 0 आ जाए तो आप लोग ये कहोगे कि इसमें भी मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, वास्तविक तो है लेकिन वास्तविक के साथ दोनों मूल क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। इसमें मूल क्या होंगे, भिन्न प्राप्त होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। और नेक्स्ट देखोगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू यदि 0 से कम रह जाए तो यहाँ पे मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये मूल जो होंगे वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, मूल जो होंगे वो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तथा भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं 0 के बराबर वैल्यू नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 अगले 3 पद पूछ रहा है आप लोगों से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये आप लोग को एक एपी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तीसरे का 3 चल रहा है। यहाँ पे आप लोग को एपी गिवन है 1 एंड -2 एंड -5 एंड -8 और ये कह रहा है कि भाई सार्वंतर और अगले मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, मतलब ये आप लोग को 5वां पद पूछ रहा है, एक 6ठा पद पूछ रहा है और साथ में एक 7वां पद आप लोग का क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग, ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 1 हो जाएगी क्योंकि प्रथम पद होता है। और यहाँ पे डी की वैल्यू निकालोगे तो आप लोग A2 में से क्या घटाओगे, A1 घटाओगे। A2 की वैल्यू -2 और घटाओगे -1 मतलब -3 हो जाएगी, जो आप लोग की डी की वैल्यू हो जाएगी। अब आप लोग निकालते हैं A5 पद क्या होता है, A5 होता है A1 प्लस का कितना डी, 4d होता है। तो A1 की वैल्यू हम लोग देखते हैं तो 1 आ जाती है, प्लस का 4 इंटू डी की वैल्यू -3 आ जाती है। यहाँ पे देखेंगे 1 और प्लस ये आ जाएगा आप लोग का -12 और यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो 1 -12 मतलब -11 अगला पद आ जाएगा। अगला पद जो आ जाएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगला पद हम लोग A6 की वैल्यू निकालते हैं। A6 क्या होता है, A1 प्लस का क्या होता है, 5d होता है। A1 की वैल्यू 1 है, प्लस का 5 इंटू डी की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे 1 माइनस का अगली वैल्यू -14 हो जाएगी। और अगला पद A7 निकालते हैं तो A1 प्लस का कितना डी हो जाएगा, 6d आ जाएगा। A1 की वैल्यू 1 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -3 जो आप लोग को प्राप्त हुई थी। तो 1 -18 हो जाएगा, मतलब अगली वैल्यू आ जाएगी -17। ये अगले 3 पद आ जाएंगे -11, ठीक है, -14 और -17। ये अगले 3 आप लोग को पद आ जाने वाले हैं 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से जो पूछ रहा है, क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को गिवन है और 4 में आप लोग को दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है और यहाँ पे AD जो कोण है, कोण BAC का समद्विभाजक है। AB की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू रखे आप लोग तो 4 सेमी है। AC की वैल्यू आप लोग को गिवन है 6 सेमी है और साथ में BD की वैल्यू आप लोग को गिवन है 2 सेमी है। और आप लोगों से पूछ रहा है BC का मान निकालिए आप लोग। ये आप लोग को त्रिभुज गिवन है, साथ में हम लोग देखते हैं बेटा, ये आ जाता है आप लोग का A, ये आ जाता है आप लोग का B, ये आ जाता है D और ये आ जाता है C। ये 6 सेमी दे रखी है, ये आप लोग की 2 सेमी गिवन है, ये आप लोग की 4 सेमी गिवन है। लगा दो इस पे आधारभूत समानुपातन थ्योरम, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तो इनकी भुजाएं आपस में अनुपातित होगी। इसकी भुजा AB के अनुपात में इसकी भुजा कौन सी आएगी, AC आ जाएगी और इसकी भुजा BD के अनुपात में उसकी भुजा कौन सी आ जाएगी, DC आ जाएगी। वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू आप लोग को 4 दे रखी है, AC की वैल्यू आप लोग को 6 दे रखी है, BD की वैल्यू आप लोग को गिवन है 2 और DC की वैल्यू आप लोगों को निकाल रहे हैं। इससे इसको उड़ा दो, आप लोग उड़ाओगे बेटा सीधा सा 2 बार, 2 से इसको उड़ा दो, कितनी बार उड़ाओगे तो 3 बार उड़ाओगे। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो DC की वैल्यू 1/3/1 DC है। बात तो वही है, DC की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 3 सेंटीमीटर। ये आप लोग को DC की वैल्यू निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग का जो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि साइन 3x की वैल्यू आप लोग को 1 है, तो यहाँ पे x का मान आप लोगों से पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे साइन 3x है बेटा, यहाँ पे साइन में जो 1 किसका मान होता है, तो साइन आप लोग का 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे साइन से साइन कट गया, यहाँ पे देखते हैं 3x बराबर का यहाँ पे 90 आ जाता है, 3 तिया 9 x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा जा रहा है, वो ये आप लोगों से कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और साथ में कह रहा है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद कीजिए कि इसका मान क्या होगा। वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू हम लोग जो देखते हैं वो आप लोग साइन 60 की वैल्यू मतलब √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी आ जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 2 प्लस √3 का खोलोगे तो 3, ये 4 माइनस का 3/4 ये आ जाएगा, इससे कैंसिल मतलब आंसर आ जाएगा आप लोग का 2। ठीक है, 2 इसका आंसर होगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों से पूछ रहा है वो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई में क्या परिवर्तन होगा। तो परछाई लगातार क्या होगी, कम होती चली जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ये दिया गया है समकोण बी, और ये दिया गया है आप लोग को सी, ये आप लोग को ए दिया गया है। इसका मान आप लोग को tan√3 दिया गया है, ये आप लोग को 30 मीटर इसकी वैल्यू है, और ये भी आप लोग को दिया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, यदि आप लोग का ये वाला वैल्यू थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, और थीटा के समांतर वाली भुजा होती है आधार। अब हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार, जैसे हम लोग लाल बटा कक्का से देखते हैं तो लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि tan थीटा बराबर लंब तो क्या हो जाएगा, इसका BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, इसका AB हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग tan थीटा बराबर का BC की वैल्यू तो 30 गिवन है, और AB की वैल्यू tan√3 गिवन है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को tan थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग का 3√3, और यहाँ पे देखते हैं tan थीटा बराबर 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू का √3 बाय √3 लिख सकते हो, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया आप लोग का tan थीटा बराबर का √3, और हम लोग जानते हैं कि tan में √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan थीटा बराबर का यहाँ पे लगाएंगे tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा का मान जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाने वाला है। इस सवाल को आसान सा सवाल था, थीटा का मान आप लोग देखेंगे 60 डिग्री। आगे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन आप लोगों से बोलने वाला है कि भाई दो वृत्तों के बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ये दो वृत्त है जो आप लोग को एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। खैर वृत्त बनाने का तो कोई जुगाड़ है नहीं इधर, हम तो ऐसे ही बना लेते हैं। ये आप लोग का दो वृत्त है, और ये आप लोग एक दूसरे से यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई एक की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या दोनों गिवन है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों केंद्र से दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी होगी। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा कहेंगे 8 सेंटीमीटर केंद्रों की दूरी हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को 11 दे रखा है, और 11 हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या के वृत्त, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू आप लोग को 21 सेंटीमीटर दे रखी है और साथ में क्या कह रहा है कि त्रिज्य खंड का मतलब थीटा की वैल्यू आप लोग को 60 डिग्री दे रखी है और साथ में कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल को θ/3 से 60 से गुणा कर दो, आप लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। मतलब आप लोग देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसको θ/360 से गुणा करोगे तो त्रिज्य खंड का बन जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मान हम लोगों को पता है 21 × 21 इसने गिवन है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है बटे 360 डिग्री। यहाँ पे 6 36 मतलब 6 टाइम ये कट गया, यहाँ से 3 से ये कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 11 टाइम। तो यहाँ पे सिंपल सा आया 11 × का 21, तो यहाँ पे आया आप लोग का 1 दोनों का ऐड मतलब 3 2 231 आप लोग का जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा ना। वर्ग सेमी है क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लेते हैं। इसका 10 11 और 12 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक थैले में 3 लाल, मतलब लाल गेंद रेड वाली अगर हम लोग बॉल देखते हैं तो ये आप लोग की आ जाती है 3 और साथ में ये ब्लैक वाली देखते हैं तो ब्लैक वाली आप लोग को गिवन है 5 और एक गेंद निकाली जाती है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है। गेंद लाल है तो मतलब आप लोग को प्रायिकता पूछ रहा है रेड की, तो आप लोग रेड गेंदों की संख्या देखो बटे टोटल गेंदों की संख्या देखो, ये आप लोग की रेड की प्रायिकता हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोग का 3/8 रेड आप लोग की बॉल की प्रायिकता हो जाने वाली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो मतलब बोल दो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोगों का आ जाने वाला है। अब क्वेश्चन शुरू भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को गिवन है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, मतलब 6 बेटा 20 है। पूछ रहा है सीधा सा HCF क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है LCM क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लगा दो, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते थे, लेकिन फिर भी दे लो। यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड जो आ जाएंगे, अभाज्य गुणन जो आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 की घात 1 × 3 की घात 1 और साथ में हम लोग 20 के निकाल लेते हैं। 2 का भाग लगाओगे 10 आ जाएगा, 2 का लगाओगे 5 आ जाएगा, 5 का लगाओगे 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 10 के अभाज्य गुणन निकाले हुए, अभाज्य गुणन यदि निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 2 × का 5 की घात 1। HCF हम लोग निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो उभयनिष्ठ घातें होती है और इसमें छोटी वाली ले लो, मतलब 2 की घात 1 मतलब 2। और यहाँ पे यदि आप लोग LCM निकालोगे तो बड़ी वाली घात 2 की घात 2 × का 3 की घात भी लोगे, 5 की घात भी लोगे। यहाँ पे आप जाएगा आप लोग का 4 × 15 चौक आप लोग का आ जाएगा 60। 7 जो होगा आप लोग का तो LCM होगा, HCF आप लोग का 2 होगा। एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, संख्याएं दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 4 में कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप लोग को निकालने थे इसके HCF और साथ में निकालना था आप लोग को इसका LCM। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से कह रहा है वो द्विघात बहुपद के बारे में पूछ रहा है और ये समीकरण पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। दे रखा है द्विघात बहुपद के शून्यांक दे रखे हैं, √3 दे रखा है और दूसरा आप लोग को माइनस का √3 दे रखा है। कुछ नहीं, पक्षांतरण कर लो, इसको इधर लेके जाओगे x माइनस का √3 आ जाएगा, इसको आप लोग इधर लेके जाओगे x प्लस का √3 आ जाएगा
और इनको मल्टीपल कर लो, x के साथ मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, x √3 के साथ मल्टीपल होगा √3x आ जाएगा, √3 x के साथ हो जाएगा तो -√3x आ जाएगा, और -√3 प्लस के √3 के साथ मल्टीपल होगा -3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² -3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 पूछ रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली नंबर 4 का क्वेश्चन है, मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग को क्वेश्चन को देखते ही समझ रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का जो है वो x² - 8x - 180, तो यहाँ पे आ गया x² - 8x - 180 = 0, और पूछ रहा है आप लोग मूल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग क्या देखते हो बेटा कि ये आप लोग का अचर पद है, अचर पद जो मल्टीपल करने पर, मतलब ये शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, और ये जो होता है वो शून्यांकों का योग होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। मतलब जोड़ने घटाने पर -8 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का जो है 180 आना चाहिए, -180 आना चाहिए। तो आप लोग सिंपल सा यहाँ पे मल्टीपल करके देखते हो, तो आप लोग देखते हो बेटा 18, जो आप लोग 18 और 10 देखते हो, तो आप लोग 18 × का 10 करते हो तो 180 आ जाता है। और यदि आप लोग 18 की वैल्यू माइनस लेते हो, 18 + 10 करते हो, तो आप लोग देखते हो -8 आप लोग का ये आ जाता है, मतलब ये इसका टुकड़ा होने वाला है। तो कर दो टुकड़ा, x² प्लस का तो 10x ले लो, और माइनस का 18x ले लो, माइनस का 180 डिग्री ले लो, = 0। दोनों में से x बाहर निकाल लो, x प्लस का 10 है, माइनस का 18 बाहर निकाल लो, x प्लस का 10 ये हो जाने वाला है, x प्लस का 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा x, माइनस का 18 आ जाएगा, पक्षांतरण कर दो, बराबर का 10 आ जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा, ओके माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोग का प्लस का। मतलब 2 मूल आए आप लोग के x के, कितना -10 और -18। ये आप लोग का अगला सवाल होगा। और कोशिश ये रहेगी, क्लास बहुत लंबी क्लास हो जाती है, तो हम लोग इसको खंड के आधार पे करेंगे। आज हम लोग इसका जो है वो दय खंड छोड़ देंगे, दय खंड को हम लोग कल करने वाले हैं। और इस क्लास को मैं टुकड़ों के अंदर कोशिश करूँगा कि टुकड़ों के अंदर डाल दूँ, क्योंकि बड़ी क्लास अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर तोड़ के डालूंगा, 3 पार्टों के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप लोग आराम से जब भी आप लोग को आधे घंटे का टाइम मिले, आप लोग फटाफट इस क्लास का रिवीजन कर ले। क्योंकि एक लंबी क्लास, अगर 1-1.5-2 घंटे की क्लास होती है तो बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते, आधे घंटे की क्लासों का फास्ट रिवीजन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से कह रहा है कि बिंदुओं दे रखा है। अब 2 बिंदु, बेटा जब भी बिंदुओं की बात करें ना, तो ये लास्ट वाले 2 बिंदु होते हैं। मतलब ये आप लोग में A बिंदु मान लेता हूँ, ये दे रखा है 5, -6 दे रखा है, और ये आप लोगों का B मान लेता हूँ, ये दे रखा है -1 और -4 दे रखा है। अब ये कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब आप लोगों से ये पूछ रहा है कि भाई y जो अक्ष है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लोग जब भी y की वैल्यू, मैं ये मान लेता हूँ कि बेटा ये बिंदु P है जो इसको y के रूप में विभाजित कर रहा है। अब अगर y पे पूछ रहा है आप लोग, तो x की वैल्यू 0 मान ले और y की जगह y मान ले। अब आप लोग देखोगे, जैसे आप लोग विभाजन फॉर्मूला, अंतः विभाजन फॉर्मूला डालोगे, विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोग x बराबर के डाल लो, यहाँ पे डालोगे आप लोग m1 x2 प्लस का m2 x1, और अपॉन का डाल लोगे m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे यही तो है x की वैल्यू, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू है 0। m1 की वैल्यू आप लोग डालोगे, m1 डाल दो, x2 की वैल्यू डालोगे, तो ये देखो ये हो गया x1 y1 की वैल्यू, और ये हो गई आप लोग की x2 y2 की वैल्यू। मतलब x2 की वैल्यू -1 है। यहाँ पे देखोगे प्लस m2 की वैल्यू m2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू आप लोग की 5 है, अपॉन m1 प्लस का m2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल के अकॉर्डिंग ये 0 हो जाने वाला है, ये आ जाएगा माइनस का m1 प्लस का 5 m2। इसको बराबर के अंदर भेज दे तो ये आ जाएगा m1 बराबर का 5 m2,
यहाँ पे अब आप लोग m1/m2 की वैल्यू निकालोगे तो एक काम करो, देखो m2 को इधर भेज दो तो ऊपर तो आ जाएगा आप लोग का 5 और नीचे आ जाएगा आप लोग का 1, मतलब m1/m2 का जो अनुपात होगा वो 5:1 होगा। चाहे तो आप लोग m1 और m2 की जगह λ/1 या k/1 को मान सकते हो। तो आप लोग का इसका जो टोटल अनुपात आ जाने वाला है बेटा, वो आप लोग का क्वेश्चन में दे रखा होगा 5:1, जो आप लोग का आ रहा है ये आ जाएगा 5:1। अगला क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। बहुत आसान सवाल होते हैं, आप लोग अच्छे से धीरे धीरे देखते जाएं इनको, और मैं भी अपनी स्पीड थोड़ी सी, अगर आप लोग को ज़्यादा लग रही है तो आप लोग कमेंट्स करके बोल देना, मैं थोड़ी सी स्पीड सवाल की कम कर दूंगा। यहाँ पे कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। मतलब ये बेटा आप लोग का एक, यही तो होगी डोरी, ठीक है, एक तनी हुई डोरी की बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग की एक तनी हुई डोरी हो जाएगी। इसकी दे रखी है आप लोग को 20 मीटर की डोरी दे रखी है, ये होगी आप लोग की डोरी। ये आप लोग का एक तरीके से खंबा हो सकता है जिसके डोरी बंधी हुई है, खंबा। और ये दे रखा है आप लोग को ए, बी और सी, साथ में हम लोग देख लेते हैं। 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का जो बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल्स आप लोग को 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि आप लोग खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। देखो आप लोगों से ये हाइट पूछ रहा है, हाइट क्या होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो होगी लंब, और साथ में ये आधार होगी, तो ये वाली भुजा आप लोग की कर्ण होगी। आप लोग लाल बटा कक्का देखते हो तो यहाँ पे पहला ही फॉर्मूला आता है लंब अपोन का कर्ण, और लंब अपोन का कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब तो क्या होगा, ए बी होगा, ए बी, कर्ण क्या होगा तो ए सी होगा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, ए बी का मान आप लोग को गिवन नहीं है, एच मान लेते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है आप लोग को 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर का एच अपोन का 20। यहाँ पे देखोगे 10 टाइम एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो सीधी सीधी आ जाएगी आप लोग की 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई होगी भाई 10 मीटर। आप लोग चेक कर लेना, खंबे की ऊंचाई जो होगी वो आप लोग की 10 मीटर होने वाली है। अगला सवाल नंबर 9 आप लोगों से कह रहा है कि भाई 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 1/2 के अंदर विभाजित करना है। और मैं यहाँ पे लेके, मतलब स्केल वगैरह लेके तो बैठा नहीं, तो अब तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी। अगली बार जब भी क्लास होगी मैं कंप्लीट आप लोग का स्केल वगैरह ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठूंगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझा सके। अब हम लोग ले लेते हैं आईडी से, मैं एक रेखाखंड ले लेता हूँ। ये मैंने रेखाखंड ले लिया और रेखाखंड का नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। ये ए बी रेखाखंड दे दिया और पूरा रेखाखंड है 7.6 सेमी। आप लोग स्केल से माप के लिए, और आप लोग को इसको 1/2 के अंदर विभाजित करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बेटा, जब भी आप लोग को 1/2 के अंदर विभाजित करना है ना, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बिंदु ए से एक न्यून कोण की रचना करोगे। ये आप लोगों ने एक न्यून कोण बना लिया, नाम दे दोगे इसको AX, नाम दे दिया न्यून कोण। अब दोनों अनुपातों को ऐड करोगे, 1 + 2 बराबर का 3 बराबर इस पे चाप काटोगे। चाहे आप लोग 1 सेमी का काट लो चाहे 2 सेमी का काट लो, समान चाप काटने आप लोग को 3। तो ये आप लोग का हो गया A1, ये हो गया आप लोग का A2 और ये हो गया आप लोग का A3। आप क्या करोगे, A3 को B से मिला दोगे। ये आप लोगों ने A3 को B से मिला दिया। अब यहाँ पे आप लोग 1/2 में काटोगे A3 को B। अगला अनुपात देखो, ये तो 3 वाला गया, यहाँ पे देखोगे मतलब अनुपात देखो 1, 2 और 3, 1/2 के अंदर डाल रहे हैं, मतलब इधर तो 1 अनुपात बच जाए, इधर ये 2 अनुपात बच जाए। अगली रेखा आप लोग डालोगे, क्या करोगे आप लोग, स्केल की सहायता, वो प्रकार की सहायता से ये 1 सेमी का चाप काटोगे, यहाँ से मापोगे और यहाँ पे भी आप लोग ये 1 सेमी का चाप काट दोगे और यहाँ से मापोगे और यहाँ पे आप लोग इतना चाप काटोगे और इससे मिलाती हुई आप लोग एक रेखा डाल दोगे।
अब ये जो रेखा आ जाएगी ना, ये इस रेखा के समांतर आएगी, मतलब A3B के समांतर आएगी। इसको नाम दे देना आप लोग, कुछ भी दे दो, P या C दे दो, कुछ भी नहीं, C दे दो, तो ये आ जाएगी A1C। दोनों रेखाएं आप लोग की समांतर हो गई, तो मतलब ये 1/2 के अंदर ये रेखा का विभाजन हो गया। तो आसान सा सवाल था, कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। और ये जो आप लोगों ने प्रोसेस की, सर्वप्रथम हम लोगों ने स्केल की सहायता से 7.6 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु A को का केंद्र मान के BAX एक न्यून कोण की रचना की। ठीक है, अब न्यून कोण की रेखाखंड AX पर, ठीक है, 1 + 2 = 3 बराबर चाप काटे, जो कि कैसे है, तो A1 बराबर का A1 A2 बराबर का A1 A2 A3 है। अब हम लोग लिखेंगे A3 को हम लोगों ने B से मिलाया, और उसके बाद में A3B के समांतर, ठीक है, बिंदु A1 से एक समांतर रेखा जो है वो डाली आप लोगों ने A1C, और ये आप लोग की रेखाखंड AB को 1/2 के अंदर विभाजित करती है। तो ये आप लोग को हिंदी इसके अंदर डालना है, लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का चलने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का ये भी अच्छा सवाल है, और मोस्ट सवाल कहूँगा मैं तो इस सवाल को। ये आप लोगों से क्या करा है, 3.2 सेमी का एक वृत्त खींच लो। ये लो भाई, 3.2 सेमी का आप लोगों ने एक वृत्त खींच लिया। अब आप लोगों से क्या कह रहा है, इससे दो बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएं खींचिए। ये त्रिज्याएं जहाँ वृत्त से मिले उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं की रचना भी कीजिए। आप लोग को स्पर्श रेखाओं की रचना पूछ रहा है, 70 डिग्री के एंगल पे आप लोगों से दो त्रिज्याएं खिंचवा रहा है। और देखो, तो यहाँ से सिंपल सी आप लोग 70 डिग्री का एंगल्स बनाएं। यहाँ 70 डिग्री का एंगल्स बनाते हुए प्रकार की सहायता से ये दो आप लोगों ने इसकी त्रिज्या बना दी। ये 70 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करें, तो यहाँ पे आप लोग प्रकार की सहायता से एक चाप काटे। ये आप लोगों ने चाप काट लिया। चाप को आप लोग 1 टाइम काटोगे 60 कटेगा, सेकंड टाइम भी आप लोग 60 कटेगा। इन दोनों से आप लोग काटोगे तो 90 डिग्री का एंगल्स आप लोग को कट जाने वाला है। मैंने मान लिया इससे, अगर मैं इससे रख के काटता हूँ ये वाला, और इससे रख के काटता हूँ ये वाला, मतलब 90 डिग्री का एंगल्स मैं काट देता हूँ। और मैं यहाँ पे मिला देता हूँ किसी की सहायता से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो मैं स्केल लेके बैठा नहीं हूँ। तो ये आप लोग सिंपल सा देखते हो बेटा, तो ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी, ये एक स्पर्श रेखा, मतलब आप लोगों ने 90 डिग्री का काटा नहीं, कुछ इस प्रकार का आप लोग को कटेगा। और अगले इस पे, इससे भी आप लोग इसी प्रकार का चाप ले, और यहाँ से आप लोग 90 डिग्री का एंगल्स काट ले, और 90 डिग्री का एंगल्स काट ले तो 90 डिग्री का एंगल्स से होते हुए ये एक स्पर्श रेखा खींच दी, और इन दोनों को नीचे की साइड आप लोग मिला दीजिए, जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे, ये दोनों इनका कटान बिंदु आ गया। तो ये आप लोगों ने दो इस पे स्पर्श रेखाएं डाल दी, सिंपल सी बात है। इन रेखाओं को चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम दे दो, चाहे PQ नाम दे दो, चाहे आप लोग जो आप लोग की मर्जी हो वो नाम दे दो। तो ये आप लोग का स्पर्श रेखा हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप लोग डाल सकते थे आराम से। अगला क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 11 पूछ रहा है, ये आप लोग का प्रश्नावली नंबर 6 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग को दे रखा है कि भाई आप लोग का एक त्रिभुज है, ये आप लोग का त्रिभुज है, और इसको ये तीसरी रेखा काट रही है। ये आप लोग का D दे रखा है, और ये आप लोग का E बिंदु दे रखा है, और साथ में आप लोग का ये A B और ये आप लोग को C दे रखा है। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ठीक है, दिया गया क्या है कि आप लोग देखोगे कि DE समांतर क्या है, BC है। DE जो है वो समांतर है आप लोग का BC का। ये हम लोग बात करते हैं कि भाई ये दिया गया है, दिया गया है, लिख देते हैं क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में BC या DE दे लेते हैं, DE समांतर BC है। और साथ में आप लोगों से सिद्ध करवा रहा है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है आप लोगों को कि AD अपॉन का AB और बराबर का AE अपॉन का AC आप लोग को। और बिंदु D जो है आप लोग का, ये DE है, ये DE है। D जो है वो तो AB को प्रतिच्छेदित करता है, और E जो है वो AC को प्रतिच्छेदित करता है। आधारभूत समानुपातन थ्योरम किस पे लगती है,
जब किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को अगर कोई एक रेखा काटे, वो रेखा तीसरी भुजा के अगर समांतर हो तो इनकी भुजाएं क्या होती है, आपस में अनुपातित होती है। मतलब देखो ये त्रिभुज की दो भुजाएं थी ए बी और ए सी, इनको एक रेखा काट रही है, बराबर भागों में काट रही है। अब ये जो आप लोग की रेखा है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब अगर मैं दिया गया, हमेशा आप लोग उत्पत्ति जो करते हो वो आप लोग का दिया गया ऐसे करते हो, मतलब सिंपल सा आप लोग को दे रखा है कि डी ई जो समांतर है वो बी सी होगी, तो आधारभूत समानुपातित थ्योरम के अनुसार ये भुजाएं अनुपातित होगी। मतलब ए डी के अनुपात में कौन सी भुजा आ जाएगी, तो यहाँ पे डी बी भुजा आ जाएगी, और यहाँ पे ए ई के अनुपात में कौन सी भुजा आ जाएगी, तो यहाँ पे ई सी भुजा आ जाएगी, ये इसके अनुपात में आ जाएगी। आप लोग की भुजाएं देख ले। अब इनको आप लोग क्या कर ले, ये देखो ये भी अनुपात में होती है, चाहे इसका उल्टा करे तो भी ये अनुपात में होता है। मतलब डी बी अपोन का ए डी अपोन का ई सी अपोन का ए ई, ये भी इसके अनुपात में होता है। दोनों पक्षों में +1 करने पर, अब +1 करने पर क्या होगा, तो ये आ जाएगा डी बी अपोन का ए डी, यहाँ पे भी +1 कर दो, और ई सी अपोन का ए ई यहाँ पे भी +1 कर दो। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसके नीचे 1 मानोगे, ए डी बराबर आ जाएगा आप लोग का डी बी प्लस का ए डी, और इधर देखोगे आप लोग ये आ जाएगा ई सी प्लस का ए ई अपोन का ए ई आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग को प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखते हैं डी बी अपोन का ए डी, डी बी और ए डी पूरी भुजा मिलके पूरी भुजा ए बी बन रही है। मतलब ये भुजा आप लोग की ए बी बन रही है, अपोन का ए डी आ गया, और ई सी और ए ई मिलके पूरी भुजा ए सी बन रही है, अपोन का आप लोग का ए ई। इसको वापस से आप लोग सीधा कर सकते हो, तो ये कर सकते हो आप लोग ए डी अपोन का ए बी अपोन का ए ई अपोन का ए सी, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं होन्स प्रूव्ड या इति सिद्धम। ये आप लोग का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए हैं, और आप लोग को साथ में एक आकृति भी दी गई है कि आप लोग को एक वर्ग दिया गया है, और वर्ग के अंदर आप लोग को 4 जो है वो वृत्त दिए गए हैं। ये आप लोग को 4 वृत्त दिए गए हैं। साथ में हम लोग देखते हैं ये आप लोग का वर्ग है ए बी सी डी, और वर्ग की भुजा दे के 14 सेमी, मतलब सारी भुजाएं बराबर है तो सारी की सारी भुजाएं 14 सेमी होगी। और साथ में आप लोगों से आगे सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार की। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। मतलब इनके अलावा जो ये भाग आप लोग का छायांकित है इसका आप लोगों से क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये भुजाएं मैं थोड़ी सी सही बना देता हूँ, ये इससे सटी हुई भुजाएं, ध्यान रखें इन दोनों से सटी हुई भुजाएं। तो हम लोग देखते हैं बेटा कि ये आप लोग की वर्ग की भुजा है ना, अगर मैं यहाँ से मानता हूँ तो यहाँ से देखो ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये व्यास हो जाएगा। और ये भी अगली बार मैं ज्योमेट्री बॉक्स का सामान लेके बैठने वाला हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत थोड़ी ना आए। ये मिली हुई है मूलतः, ये यहाँ से टच में है। तो आप लोग देखोगे तो ये दोनों 2 वृत्त है, तो इन दोनों वृत्तों के व्यास के बराबर है, दोनों वृत्तों के व्यास के बराबर है। मतलब अगर मैं एक वृत्त का व्यास निकालूं, वृत्त का व्यास निकालूं तो क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो इसका आधा, इस भुजा का जो आधा हो जाएगा एक वृत्त का व्यास हो जाएगा, मतलब 7 सेमी हो जाएगा। मतलब रेंज निकालूँ तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और आप लोग
देखो क्या करोगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, भुजा स्क्वायर। इसमें से क्या करोगे, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दोगे, 4 इंटू का पाई आर स्क्वायर घटा दोगे। अब यहाँ पे देखोगे इसका तो आ जाएगा आप लोग की भुजा 14 है, तो 14 गुना 14 आ जाएगा माइनस 4 गुना पाई की वैल्यू 22 बटा आप लोग की 7 आ जाएगी। और आर का मान कितना है, 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 इंटू का 7 बटा 2 ये आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आप लोग का, तो 14 गुना 14 196 माइनस का 22 7 154 आप लोग का ये आ जाएगा। यहाँ से जाएगा 2 बच जाएगा, 9 में से 5 4 बच जाएगा, मतलब 42 42 आप लोग का जो है 42 यहाँ पे देखते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग, मैं बोल रहा हूँ इसका जो आप लोग का लास्ट वाला खंड है, द खंड है, वो हम लोग अलग से क्लास के अंदर मतलब पार्ट 3 के अंदर करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से क्या कह रहा है कि भाई धातु के एक गोले का व्यास दे रखा है, मतलब एक गोला है, ये आप लोग को एक गोला दे रखा है और गोले का आप लोग को व्यास दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ये तो दे रखा है आप लोग को 6 सेंटीमीटर, तो रेंज निकाल लो 3 सेंटीमीटर ना, ये 3 सेंटीमीटर इसकी रेंज हो जाएगी। इस गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदित वाला तार बनाया जाता है। तार क्या होता है, बेलनाकार आकृति होती है, और तार की लंबाई दे रखी है, मतलब बेलन। ये आप लोग का जो इस प्रकार का इससे तार बनाने वाले हैं, तो इस तार की लेंथ दे रखी है, मतलब लंबाई दे रखी है आप लोग को, वो आप लोग को 36 मीटर दे रखी है। और साथ में कह रहा है कि भाई तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है 36 मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए भाई। अब सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप लोग क्या करोगे, 100 से मल्टीपल करोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1 मीटर बराबर जो होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 3600 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। और जब भी एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है ना, आप लोग को कुछ नहीं करना, आयतन बराबर करना है। यहाँ पे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब है, गोले का आयतन होगा बराबर का। अब इससे बेलन बन रहा है, तो मतलब तार बन रहा है, तो बेलनाकार, बेलन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे देखोगे पाई से तो पाई आप लोग का पहले ही कट जाएगा, यहाँ जाएगा 4/3 इंटू इसकी आर की वैल्यू है 3 × 3 तबीयत बहुत लंबे टाइम से ख़राब चल रही थी, उस चक्कर में वीडियो बना नहीं पाए। इसका तो आप लोग को निकालना है आर का मान, एच का मान दे रखा है आप लोग को 3600, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आप लोग को आने वाली है। तो देखो थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं, 3600 को ऐसे लिखते हैं हाँ, एक 3 से एक 3 उड़ा देते हैं, इससे उड़ाएंगे आप लोग इसको तो 1 2 बार उड़ जाएगा, इससे उड़ाएंगे तो 4 बार उड़ जाएगा, इससे उड़ाओगे तो ये उड़ जाएगा, मतलब सीधा सीधा कितना आ गया, ये तो आप लोग का आर, इधर तो आप लोग का पूरा 1 बच गया, और यह आ जाएगा आप लोग का 100 आर स्क्वायर। नीचे लेके जाओगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/100, आर का मान निकालोगे, इसके ऊपर √ चढ़ा दोगे, तो यह आ जाएगा 1/100, तो 1 का तो 1 होता है, मतलब 1/10 हो जाएगा, 1/10 ये सेंटीमीटर में मान आएगा। तो आर बराबर का जो आ गया वो आ गया 1/10 सेंटीमीटर। अब इसको mm में बदल लो यार, mm में बदलोगे तो आप लोग जानते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1/10 इंटू का 10 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का आर बराबर का 1 mm का तार होगा, मतलब तार की रेंज जो आ जाएगी वो आप लोग की 1 mm आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चंस भी हो गया। और अगला क्वेश्चंस आप लोगों से जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को से पूछा जा रहा है कि चांदी का एक चांदी के घनाभ जिसकी बीमारी, मतलब ईंट है चांदी की यार,
जिसकी विमाएँ 8 सेमी, 9 सेमी, 11 सेमी दे रखी है। इसको पिघला रहा है। समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए जाते हैं। चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वही बात आ रही है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो आयतन बराबर करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिससे आप लोग को आसानी से इसका आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चांदी का एक घनाभ है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करोगे। ये बेटा आप लोग का चांदी का एक घनाभ है। चांदी की एक ईंट है, सिंपल सी बात है। ये आप लोग का चांदी का एक घनाभ है। चलो हाँ चांदी की है। विमाएँ दे रखी है इसकी, मतलब ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर इंटू का 9 सेंटीमीटर इंटू का 11 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 9 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आप लोग की 11 सेंटीमीटर। को पिघलाकर 7 गोले बनाए जाते हैं। इसको पिघलाकर और 7 गोली बनाई जाती है। ये आप लोग का 7 गोले बनाए जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या निकालो भाई। तो ये आयतन, इसका आयतन मतलब घनाभ का आयतन तो क्या होगा, L गुना B गुना H आ जाएगा। और एक गोला है, गोले का आयतन 7 गोलों का आयतन तो ये लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन हो जाएगा। अब वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 इंटू का 9 इंटू का 11 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 7 इंटू का 4/3 ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 ये आ जाएगी। और r क्यूब का मतलब r का मान तो निकालना है। 7 से आप लोग का 7 उड़ जाने वाला है। अब यहाँ से देखोगे तो 11 से ये 22 उड़ जाने वाला है। 2 बार 2 से ये उड़ जाने वाला है। 4 बार 4 से 4 उड़ जाने वाला है। तो इधर तो आप लोग का बच गया 9 और इधर जो बच गया आप लोग का बच गया आप लोग का 7 या 21। तो यहाँ पे देखेंगे ये आप लोग का 9 है और इजिकल टू ये आप लोग का r क्यूब अपॉन का 7 या 21 बच गया। ये आप लोग का 9 इंटू का 21 हो जाएगा और ये आ जाएगा r की घात 3। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का 9, 9 दूनी का आप लोग का 18 आ जाएगा। 189 आएगा क्या, 189 नहीं, 189 तो आप लोग का नहीं आना चाहिए इसमें। और सवाल में क्या दे रखा है आप लोग को, आयतन दे रखा है ना। तो 4/3 पाई r क्यूब 22/7 r3। हम लोगों ने काटने में कुछ गड़बड़ कर ली क्या, यहाँ पे आ जाएगा 9 3 27। यहाँ पे 7 से 7 उड़ा लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, ये मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं थी, 7 से 7 उड़ा लिए थे। तो थोड़ा सा देख लें आप लोग। वो तो क्या है, 7 में एक चक्कर पड़ता है कि मैंने इसको, ये 7 था, इसको ऐसे उड़ा लिया। अब लगता ही नहीं, क्योंकि हम लोग कई बार 7 ऐसे भी बना लेते हैं तो लगता ही नहीं, कट गया। तो बेटा ये आप लोग का 9 बच गया और ये आप लोग का 3 बच गया। मतलब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे ये 3 है, सीधा सीधा। तो यहाँ पे आप लोग का 9 इंटू का 3, यहाँ पे r की घात 3 आ जाएगा। मतलब 27 r की घात 3 है। 27 का घन निकाल दो तो r बराबर का हम लोग जानते हैं 27 का घन होता है 3 का। तो यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी आप लोग की 3 सेंटीमीटर आप लोग की इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अगला सवाल जो हम लोग करने वाले हैं वो बारंबारता का माध्य याद करने वाले हैं और खंड